प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले व्हाइट हाउस ने भारत के बारे में जारी किया बयान। कहा पीएम मोदी के शासनकाल में भारत में है एक जीवंत लोकतंत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा नफरत की मॉल खोलना चाहते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज उड़ीसा के बालासोर जाएंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अस्पतालों में भर्ती ट्रेन हादसे में घायलों से करेंगी मुलाकात। सीबीआई ने उड़ीसा ट्रेन हादसे की शुरू कर दी जांच। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा कर दुर्घटना के कारणों की शुरू की जांच। ब्रजभूषण चरण सिंह की गोंडा स्थित घर पहुंची दिल्ली पुलिस। ब्रजभूषण समेत करीबियों से पुलिस ने की पूछताछ। 12 लोगों के दर्ज किए बयान। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिया अपने संस्कारों का परिचय। बातचीत पर भड़के बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने महिला पत्रकार को मारा थप्पड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है लखनऊ से, जहां पर यूपी की आज कैबिनेट की बैठक होगी और सीएम आवास पर शाम 4 बजे कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 12 प्रस्तावों पर चर्चा होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तबादला नई नीति को मंजूरी मिल सकती है, नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। और सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। राजस्व औद्योगिक विकास के प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में राज्य सरकार डॉक्टर नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। कुछ निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। तो यह आम खबर। और लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिलेगी। निवेशकों को सरकार की नीतियों के तहत प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव भी इसमें बातचीत हो सकती है। पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो यह आम खबर, निवेशकों को सरकार की नीतियों के तहत प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव की बात सामने आई है। आम खबर आपको बता रहे, पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है। यूपी की कैबिनेट की बैठक आज होगी। तो लखनऊ से खबर, यूपी की कैबिनेट की बैठक आज होगी और सीएम आवास पर शाम 4 बजे बैठक होगी। और सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक और राजस्व औद्योगिक विकास के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बैठक में राज्य डॉक्ट नीति को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कुछ निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। और अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पर रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। डिप्रेशन में थे। सुसाइड नोट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और गोमती नगर के विशाल खंड 2 की यह पूरी घटना है, जहां पर पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। उन्होंने अपने इस सुसाइड नोट में डिप्रेशन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में थे। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। विशाल खंड 2 की ये पूरी घटना है, जहां पर सुसाइड किए जाने की बात सामने आई है। और सुसाइड नोट भी मिल गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि डिप्रेशन में थे। पुलिस ने हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो लखनऊ स्थित गोमती नगर के विशाल खंड 2 की ये पूरी घटना आपको बता दें, जहां पर रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, दिनेश शर्मा रिटायर्ड डीजी खुदकुशी की और डिप्रेशन को वजह बताई है। सुसाइड नोट में ये बात लिखी गई। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? और भरत, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें।
बिल्कुल देखिए, सुबह 7 बजे लगभग पुलिस को जानकारी दी गई कि एक सुसाइड हुआ है। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि दिनेश शर्मा जो आईपीएस थे और पूर्व डीजी थे, जिन्होंने उनका रिटायरमेंट हुआ था करीबन 2010 में, उन्होंने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। फिलहाल जो शुरुआती दौर की जो जांच से जो बातें सामने आई, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में उन्होंने साफ तौर पर डिप्रेशन का जिक्र किया है और उसमें ये भी मेंशन है कि इसका कोई कसूरदार नहीं है मेरे सुसाइड का। फिलहाल और उसके बाद जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जांच की तो ये भी पता चला कि जो रिवॉल्वर से गोली मारी है वो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। और उसके बाद यहाँ पर जो डीजी एडीजी रैंक के जो पूर्व रिटायर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो पूर्व रिटायर हैं, तमाम जो उनके घर में लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर शोक की लहर है। अभी हम उनके घर के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये उनका घर है। उस घर के बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं। तमाम जो पुलिस है वो भी अंदर है और मीडिया का जमावड़ा है वो भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मकान है, शर्मा लिखा हुआ है, B2/628 गोमती नगर के विशाल खंड का ये एरिया है। ये पॉश एरिया कहा जाता है। यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आसपास रहते हैं। आपको दिखाना चाहिए अंदर की जो मकान की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। मीडिया के जो तमाम लोग हैं वो घर के बाहर मौजूद है और जो भी जो अंदर जो लोग पहुंच रहे हैं, मिलने पहुंच रहे हैं उनके परिवार से, वो इसी कमरे में लोग अंदर जा रहे हैं और फिलहाल यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये भी जो जानकारी मिल रही है कि ये जो दिनेश शर्मा है, जो पूर्व डीजी है, रिटायर जो हो गए थे, इनके घर में ये खुद रहते थे और इनकी जो वाइफ है, धर्मपत्नी, वो रहती थी और इनका बेटा रहता था। एक बेटी थी जिसकी जो शादी है वो हो चुकी थी। फिलहाल तमाम एंगल से पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और जो रिश्तेदार हैं जिनको जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, लेकिन क्या परिजनों ने, क्या उनके जानने वालों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर? क्योंकि डिप्रेशन में अगर वो थे तो क्या इस बात को लेकर क्या उनके परिजन अवगत थे? और साथ ही साथ जब उन्होंने सुसाइड किया उस वक्त घर पर उनके साथ में कौन मौजूद था? इस सब को लेकर कोई जानकारी सामने आई क्या आप तक, भरत? देखिए, बिल्कुल जब जानकारी हुई है कि घर में जब उन्होंने सुसाइड किया, उनकी वाइफ मौजूद थी, उनका लड़का मौजूद था और डिप्रेशन में काफी समय से थे। जो उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे हम लोगों ने बात करी, उन्होंने यही कहा कि ये बहुत अच्छे आदमी थे, नेक दिल के आदमी थे, लेकिन डिप्रेशन का शिकार काफी समय से ये चल रहे थे। और एक इनके मित्र थे, वो भी पहुंचे थे, एडीजी सुरक्षा मिलने के लिए पहुंचे थे इनके परिवारजनों से। जैसे उनको हत्या की जानकारी हुई, जैसे घटना की जानकारी हुई, हाँ। वहां पर उन्होंने पहुंच के परिवार वालों से बात करी और हम लोग से भी बात करी। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छा नेचर था, बहुत अच्छे अधिकारी थे। अपने जो अफसर हैं, जो तमाम जो साथी थे, उनसे इनका जो नेचर था, मिलनसार था। लेकिन ये एक दुखद घटना है। ये पता नहीं उन्होंने किस तरीके को लेकर ऐसा इल्जाम अपने आपको दिया, लेकिन फिलहाल सब लोग शॉक्ड है इस खबर से। और तमाम जो अधिकारी हैं, जो एडीजी और डीजी रैंक के तमाम जो रिटायर्ड अधिकारी है, उनका जो इनके आवास पर आना लगातार शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बहुत अधिक जानकारी के लिए। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें जहाँ पर पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद कर लिया है और सुसाइड नोट में डिप्रेशन का जिक्र उनकी ओर से किया गया था और रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल अब तक कोई वजह और सामने नहीं आई है। हालांकि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें खुद उनकी ओर से डिप्रेशन का जिक्र किया गया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या की है और पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। विशाल खंड 2 ये पूरी घटना है और पूर्व सुबह सूचना प्राप्त हुई। चूँकि रिटायरमेंट के बाद भी संबंध हम लोग से रहा है, 25 वर्ष पुराना संबंध रहा है। मेरे आईजी जोन गोरखपुर हुआ करते थे 1998-99 में। मैं अपना पहला जिला कर रहा था एसपी के रूप में सिद्धार्थनगर। तब से एक संबंध बना, एक गार्जियन की तरह। दोनों का, सर का और मैडम दोनों का एक विशेष स्नेह रहा। बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान रहे। क्रिकेट टीम से जुड़े रहे। जब से हम लोग सेवा में आए 90 के दशक में, तब से IAS IPS की क्रिकेट टीम में हमेशा मेरा व्यक्तिगत बहुत रहा। हम लोगों ने साथ कई पारियां खेली, कमेंट्री की। एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, इसलिए उनके इस असामयिक ये जो घटना हुई है वो स्तब्ध कर देने वाली है और विश्वास से परे कि DK शर्मा साहब भी ऐसा कुछ कर सकते। तो यहाँ हम खबर जहाँ पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर मौत की घाट उतारा और आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। सुसाइड नोट भी हालांकि बरामद कर लिया गया है और सुसाइड नोट में उनकी ओर से डिप्रेशन का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में थे और जिसके चलते ये कदम उठाया है। रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने अपने घर में ही
आत्महत्या की और सुसाइड नोट फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो सुसाइड नोट भी बरामद हो चुका है और पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला। हालांकि अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब्बास ने खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका खारिज की थी। लखनऊ में अब्बास अंसारी पर दर्ज किया गया था मुकदमा और जम्मू में अवैध तरीके से जमीन कब्जाने पर दर्ज हुई FIR। तो अवैध तरीके से जमीन कब्जाने पर FIR दर्ज हुई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू में अवैध तरीके से जमीन कब्जाने पर FIR दर्ज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर यह अहम खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका खारिज की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका खारिज की थी और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। तो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ में अब्बास अंसारी पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है और जम्मू में अवैध तरीके से जमीन कब्जाने पर FIR दर्ज हुई। तो अवैध तरीके से जमीन कब्जाने पर FIR दर्ज हुई है। और दिल्ली से खबर है, अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब्बास ने खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। अब्बास ने खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका खारिज की थी और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात अहम खबर आपको हम बता दें। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से खबर है, अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब्बास ने खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो दिल्ली से खबर, अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। अब्बास ने खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। अब्बास ने खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग करी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात कही गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका खारिज की थी। अहम जानकारी आपको हम बता दें और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका खारिज की थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ में अब्बास अंसारी पर दर्ज किया था मुकदमा। तो लखनऊ में अब्बास अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया था। जम्मू में अवैध तरीके से जमीन कब्जाने पर FIR दर्ज हुई।
और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर साक्षी मर्डर केस के बाद उसके माता पिता की माली व आर्थिक स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए साक्षी के परिवार को देने का आश्वासन दिया है। इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। और इसी बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज बरसी। अमृतसर से खबर आपको बता दें, पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया और आपको बता दें कि अमृतसर में प्रदर्शन भी किया गया है। अहम जानकारी अमृतसर से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। अमृतपाल के पोस्टर भी कई जगहों पर लगाए गए। हालांकि पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज बरसी है। अमृतसर से ये खबर आपको हम बता दें, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी, पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अमृतसर में प्रदर्शन किया गया, अमृतपाल के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमृतपाल के पोस्टर्स लगाए गए और ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज बरसी। हालांकि पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विनोद गुप्ता ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अमृतसर में आज प्रदर्शन किया गया है, आज ब्लू स्टार बरसी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, देखिए 39वीं बरसी जो है हरमिंदर साहिब में मनाई जा रही है और इसके लिए पूरे पंजाब के अंदर साथ साथ अमृतसर के अंदर जो है पूरी सिक्योरिटी सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए। खुद कल विशेष डीजीपी आरपी शुक्ला जो वो खुद पहुंचे थे, उन्होंने मुआयना किया था। सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 3000 जो पुलिसकर्मी है पुलिस लगाए गए हैं। 11 कंपनियां जो बाहर से एडिशनल फोर्स बुलाई गई है उनको भी लगाया गया है। किसी तरह की भी कोई इस तरह की अनहोनी ना हो। आज के दिन जो आज से 39 साल पहले भी देखने को मिला था, इसी को मद्देनजर पंजाब के अंदर पूरा पंजाब हाई अलर्ट पे है। पुलिस मुस्तैद खड़ी है। जी बिल्कुल, लेकिन विनोद जी ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कई जगहों पर खबर ये भी सामने आई है कि प्रदर्शन हो रहा है, अमृतपाल के पोस्टर्स भी लगा दिए गए। आखिर इस सब को लेकर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? देखिए, पुलिस ने सिर्फ पुलिस के लिए शांति के साथ जो काम होता करे, किसी तरह की कोई भी बड़ी घटना को अंजाम ना दे, कोई तोड़फोड़ ना हो। प्रदर्शन सबका अधिकार है, शांति के साथ करे। पुलिस एक्शन में है, पुलिस हर तरह से मुस्तैद है। वो उसका कहना है कि आप प्रदर्शन के अधिकारी है, कर सकते हैं, परंतु तोड़फोड़ या किसी तरह की आप और कोई घटना को अंजाम नहीं दे सकते। पोस्टर्स अमृतपाल के किसने लगाए इन दीवारों पर, क्या कोई जानकारी है? क्योंकि अमृतपाल के पोस्टर्स आज के मौके पर लगाए जाना आखिर क्या कुछ कहता है? जी बिल्कुल, पुलिस पूरी जांच में जुटी है। क्या आखिर किसने लगाए, कैसे लगाए, ये पुलिस का जो बड़ी अगर बात करें तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो किसी तरह की बड़ी घटना ना हो, कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। क्योंकि आज 39वीं बरसी है। आज से 39 साल पहले हमने पूरे देश के अंदर और खासकर पंजाब के अंदर जो देखने को मिला, शायद आज तक लोग सहमे हुए हैं, खासकर जो सिख समुदाय खासकर सहमा हुआ है। पर आज फिर दोबारा इसकी घटना ना हो, क्योंकि बीच में हमने देखा खालिस्तान को लेकर काफी मुद्दे पंजाब के अंदर गर्म हुए थे। खालसा दल ने भी आज पंजाब बंद बुलाया था, परंतु फिर भी उसको मद्देनजर रखे हुए पंजाब के अंदर शांति है, माहौल सौहार्द का है। लोग अपने धर्म के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार हरमंदिर साहब जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और उस दिन को याद कर रहे हैं जो आज से 39 साल जो घटना हुई थी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनोद जी, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो पूरे पंजाब में हाई अलर्ट हो गया है और आपको बता दें कि आज पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। हालांकि प्रशासन जगह जगह पर मुस्तैद है, लोगों के पर नजर बनाए हुए है कई जगहों पर, क्योंकि खबर यह भी है कि प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन किसी तरह की स्थितियां बिगड़ने ना पाए, इस सब को लेकर पूरे पंजाब में आज हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज पोस्टर्स लगाए गए हैं और आप देखिए लोग हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम कि कई जगहों पर अमृतपाल के पोस्टर्स भी लगा दिए गए, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। जगह जगह पर लोगों पर नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई मामला बिगड़ने ना पाए। आज पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी। अमृतसर में प्रदर्शन किया गया और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं लगातार प्रदर्शन की, जहां पर कई जगहों पर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। अमृतपाल के पोस्टर्स भी
लहराए गए हैं। जहां पर अमृतपाल के पोस्टर्स लगाए गए। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अमृतसर में प्रदर्शन किया गया, कई जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और अमृतपाल के पोस्टर्स लगाए गए। हाँ, कई जगहों पर प्रदर्शन भी लगातार जारी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज बरसी और पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी है। तो पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी है और अमृतसर में प्रदर्शन क्या क्या है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपने देखी। आज पूरे पंजाब में प्रशासन, पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, लोगों पर नजर रखी हुई है। आज पूरे पंजाब में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज बरसी। तो फिलहाल ये तो अमृतसर में प्रदर्शन किया गया है, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। आज प्रदर्शन किया गया और कई जगहों पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज बरसी और पूरे पंजाब में आज हाई अलर्ट है। आज स्थितियों को देखते हुए पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमृतसर में प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया आज। हालांकि पूरे पंजाब में जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और अमृतपाल के कई जगह पर पोस्टर्स लहराए गए हैं, जिसके चलते अब प्रशासन और ज़्यादा सख्त जगह जगह पर लोगों पर नज़र रखी जा रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लोगों पर नजर रखी जा रही है और प्रदर्शन किया गया है। तो आज जगह जगह पर पंजाब में प्रदर्शन हुआ है और प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव है। पूरे पंजाब में आज हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से आम खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के जाफराबाद में फायरिंग की घटना हुई। दिल्ली के जाफराबाद में फायरिंग की घटना हो गई है और गैंग वॉर के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। गैंग वॉर के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और फायरिंग में 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग में 4 लोगों के घायल होने की सूचना। फायरिंग की घटना कैमरे में कैद हो गई है। तो फायरिंग की घटना कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के जाफराबाद में फायरिंग की घटना हुई है और गैंग वॉर के चलते फायरिंग की घटना कैद हुई सीसीटीवी में। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, गैंग वॉर के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग, आखिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, 4 लोग घायल हो गए हैं, क्या जानकारी है पूरी आपके पास? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका जाफराबाद है, जहां पर कल रात बताया जा रहा है कि 2 सगे भाई समेत 2 अन्य लोगों को गोली लगकर मतलब घायल कर दिया गया। बताया ही जा रहा है कि कोई आपसी रंजिश भी नहीं थी। उसकी मां का बयान सामने आया है। शायना बानो करके उनकी माता है। 2 सगे भाइयों को गोली लगी है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके साथ साथ 2 आस पड़ोस के लड़के उनके साथ खड़े थे, शायद उनकी वजह से उनको भी घायल होने की शिकायत है। और बताया जा रहा है कि कोई उनके साथ मामला रंजिश का नहीं था, फिर भी ये अचानक से ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसको लेकर परिवार असमंजस में बना हुआ है। और फिलहाल मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, लेकिन क्या वजह थी गैंग वॉर? किन गैंग के बीच में हुआ, क्या सबको लेकर कोई जानकारी है? जी देखिए, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से लड़के जैसे
उसमें बातचीत कर रहे थे, खड़े हुए थे, तो अचानक बाइक पे सवार होकर कुछ लड़के आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जिन लड़कों को गोली लगी है उनमें बताया जा रहा है कि वो मोहल्ले के निवासी है और उनकी किसी से रंजिश नहीं है। ऐसा कुछ खुलासा अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया है प्रवेश अब तक? जी देखिए, पुलिस ने सबसे पहले तो घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया और वहीं मैं बता दूं, पुलिस मौके का मुआयना कर रही है। सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जब्त कर लिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, यानी आसपास के जो रहने वाले लोग थे प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग आसपास रहने वाले थे उनको गोली लग गई, उनकी कोई किसी से रंजिश नहीं थी। क्या उनके परिजनों ने इस पूरे मामले पर कुछ कहा कि आखिर क्यों गैंग वॉर हुआ यहाँ पर, क्या वजह थी और अब तक पुलिस ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि दो सगे भाई हैं जिनको गोली लगी है, उनकी मां का बयान सामने आया है। उन्होंने कैमरे पे इस बात को बोला है कि हमारी किसी से रंजिश नहीं है, उसके बावजूद मेरे बेटे को गोलियां लगी है, ये मेरे को परेशान करने वाली बात है। और दोनों बेटे अभी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि जो दोनों खाना खाने के बाद घूमने के लिए घर से निकले थे और अचानक ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग हो जाती है, जिसमें उनको गोली लग जाती है। उसके अलावा मैं बता दूं, दो लोग और वहां पर अन्य शायद घूमने के लिए निकले हुए थे, उनको भी गोली लगी है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि गोली किन कारणों से और किन लोगों ने चलाई है। बिल्कुल, लेकिन पुलिस की ओर से क्या टीमें गठित कर दी गई हैं पूरे मामले में जांच के लिए, ताकि जल्द से जल्द इस तरह के जो मामले हैं इन पर रोक लगाई जा सके और इनको पकड़ा जा सके? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, पुलिस के एसएचओ जो है उन्होंने एक टीम गठित कर जांच के लिए जोड़ दिया है और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज करके इस बात की जांच की जा रही है, उस चेहरे की पहचान की जा रही है कि कौन लोग हैं जिन्होंने अचानक आकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और 4 लोगों को घायल कर दिया। लेकिन मैं बता दूं, दिल्ली में इस तरीके की जो गैंगवार हुई है उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग आस पास पड़ोस में सिर्फ खाना खाने के बाद घूमने निकलते हैं और अचानक से गोलियां चल जाती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन प्रवेश देखिए, लगातार अगर हम देखें तो अपराध की घटनाएं राजधानी दिल्ली में बढ़ रही हैं। ऐसे में पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले किस तरीके से बीच सड़क पर एक लड़की की हत्या हो जाती है, अभी गैंग वॉर में सड़क पर गोलियां चल जाएंगी, तो आम लोग भला दिल्ली के कितना सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? इस सब को लेकर क्या लगता है, दिल्ली पुलिस कोई सख्त कदम उठा सकती है आने वाले वक्त में? जी देखिए, इस समय दिल्ली में मैं बता दूं, आज सुबह भी एक घटना हुई है जिसमें चाकू मारने की घटना सामने आई है। उसके अलावा साक्षी का मर्डर भी अभी ताजा ही है, लोगों के जहन से हटा भी नहीं है। जिस तरीके से सड़क पर खुलेआम उस लड़के ने चाकू मारकर हत्या की, उसके अलावा कल रात देर रात ये गोलियां जिस तरीके से फायरिंग हुई है, उसने अपने आप में दिल्ली पुलिस को लेकर, एक सुरक्षा को लेकर, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से घटना लगातार बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो फायरिंग की घटना कैमरे में कैद हो गई है और फायरिंग में 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। अहम खबर आपको हम बता दें, 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। अहम जानकारी, फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और दिल्ली के जाफराबाद में फायरिंग की घटना हुई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली के जाफराबाद में घटना होने की बात सामने आई है। दिल्ली के जाफराबाद में फायरिंग की घटना से हड़कंप मचा। आपको बता दें कि 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। गैंग वॉर के चलते यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए विदेश में रोड शो होगा। तो निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए अब विदेश में रोड शो, दुबई, सिंगापुर और यूरोप में रोड शो करने की तैयारी है, ताकि विदेश से निवेशक प्रदेश में आए और प्रदेश लाभान्वित हो। शासन स्तर पर रोड शो का प्लान तैयार किया जा रहा है। बड़े निवेशकों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दुबई में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रोड शो की बात सामने आ रही है। सिंगापुर और यूरोप में नवंबर में रोड शो की तैयारी है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और उद्योग पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रण देने की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आईटी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर, निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए विदेश में रोड शो होगा। और बड़े निवेशकों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन की बात सामने आई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, प्रदेश लाभान्वित हो सके, प्रदेश में निवेशकों की संख्या बढ़े, नए निवेशक प्रदेश में आकर उद्योग लगाएं, ताकि प्रदेश को आगे चलकर फायदा हो, इसके लिए सरकार की ओर से अब एक बड़े स्तर पर प्लान की तैयारी है। कहा जा रहा है कि विदेशों में रोड शो होगा, निवेशकों को लुभाने का प्रयास होगा, ताकि उत्तराखंड प्रदेश में वो आए और अपने उद्योग लगाएं, जिससे प्रदेश के युवाओं को मौका मिले रोजगार का। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा, यही सोच है धामी सरकार की। और इसी को देखते हुए संभवतः नवंबर या फिर दिसंबर में एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक भी ली है। साथ ही उन्हें समिट से पहले जो तमाम तैयारियां हैं उसको पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कार्यक्रम भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि इस इन्वेस्टर समिट में सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक जो बाहरी निवेशक हैं वो राज्य में निवेश करें, निवेशकों को बढ़ावा मिल सके, राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए। तो इसको लेकर के धामी सरकार विदेशों में रोड शो का आयोजित करने जा रही है। इसके तहत यूरोप, हमारे दुबई है या फिर सिंगापुर है, यहाँ सभी जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर के कार्यक्रम भी जो है वो तय कर दिया है धामी सरकार ने। और अब बहुत जल्द ही दुबई, सिंगापुर और यूरोप में रोड शो करने की तैयारी में धामी सरकार लगी हुई है। और इसके माध्यम से अधिक निवेशक राज्य में आए, इसको लेकर के सभी से अपील की जाएगी। इसके साथ ही गरिमा, इस इन्वेस्टर समिट का आगाज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हो सकता है। साल 2018 में भी त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में एक इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, जिसमें कि ये दावा किया गया था कि करीब करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का राज्य में निवेश आएगा। हालांकि इतना निवेश तो राज्य में नहीं आया है, लेकिन इन सब के बीच में धामी सरकार एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। उम्मीदें काफी हैं, लेकिन ये उम्मीदें पूरी हो पाएगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। बिल्कुल, साफ तौर पर सभी की निगाहें हैं, पूरा प्रदेश नजर बनाए हुए हैं कि आखिर जब विदेश में रोड शो होगा। देखिए अंकित, इसके पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में आपके पड़ोसी राज्य, जहां पर साफ तौर पर विदेशों में मंत्री भेजे गए थे, ताकि वो विदेश से निवेशक प्रदेश के लिए ला सकें। क्या उत्तराखंड भी इसी तर्ज पर इस तरह की कोई कदम उठा सकता है? क्योंकि उत्तराखंड को ऐसे मौकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्तराखंड में कुछ समस्याएं हैं, उनसे निजात मिल सकता है अगर निवेशक बड़ी संख्या में प्रदेश में आते हैं तो। बिल्कुल गरिमा, देखिए इसमें कोई बात दोहराए नहीं है कि उत्तराखंड राज्य कहीं ना कहीं यूपी को अपना बड़ा भाई मानता है। और अभी जब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी और परिसंपत्तियों की बात हुई थी, तभी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यही कहा था कि उत्तर प्रदेश जो है वो बड़ा भाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी रीति नीति है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। और हमारा उत्तराखंड राज्य का तो जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश से ही हुआ है। तो निश्चित ही जिस तरीके के कार्य यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी राज्य सरकार जो इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ कार्य किया जाएगा और क्या कहां पे सरकार अपने स्तर पे निवेशकों को बढ़ा सकती है, या सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करके अधिक
अधिक राज्य में निवेश आए, ऐसे तमाम कार्य जो है वो कहीं ना कहीं करती हुई नजर आएगी। और इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश से काफी कुछ सीखते भी हैं और उसकी चीजों को अपनाते भी हैं। कई कानून आज भी हमारे उत्तराखंड राज्य में यूपी के समय कार्यकाल से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये सारी गतिविधि है जो कि राज्य सरकार देख रही है। हालांकि अब जल्द से जल्द सरकार को पूरी तरीके से कोशिश करता कि राज्य में निवेश आए, इसको लेकर प्रयास कर रही है और निवेश दावे सरकार की कोशिश है और बिल्कुल साफ तौर पर अंकित देखिए प्रदेश की ओर से लगातार तैयारी है, लेकिन क्या अंकित तैयारी क्योंकि रोड शो की हो रही है, ऐसे में क्या प्रदेश के मंत्रियों को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो कैबिनेट के मंत्री हैं? क्या उन लोगों को रोड शो की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? सबको लेकर प्रदेश स्तरीय जो तैयारियां हैं उनका भला क्या अपडेट है? किसे जिम्मेदारी मिल सकती है, किसे विदेश भेजा जा सकता है? क्या सबसे जुड़ी कोई जानकारी अब तक मिली? देखिए गरिमा, अभी तो इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर किस मंत्री को क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ही कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको ये सारी जिम्मेदारी देंगे। इसमें सबसे पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का नाम शामिल है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इसमें कहीं ना कहीं प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत है और ऐसे कई अन्य मंत्री हैं जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम संचालित होगा। तो ये इसको लेकर के अभी धामी सरकार मंथन कर रही है, लेकिन उससे पहले सरकार ने अपना जो प्लान है रोड शो का, उस प्लान को सार्वजनिक किया है और इसके तहत जो दुबई, सिंगापुर या फिर यूरोप है, यहाँ पे रोड शो करने की तैयारी है और विदेशी निवेशक है उसको अधिक से अधिक राज्य में लाने की तैयारी धामी सरकार कर रही है। और इस रोड शो के माध्यम से सुरक्षित उत्तराखंड की भी जो बात है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है, तो सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक जो निवेश है वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, IT के क्षेत्र में हो, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो ये तमाम जो गतिविधियां हैं इन सब चीजों में धामी सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक निवेश बढ़े और निवेश बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जो राज्य के युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। इस सब की कवायद में धामी सरकार लगी हुई है। बिल्कुल देखिए धामी सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ताकि कहीं ना कहीं प्रदेश को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अंकित हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ अभी समिट को लेकर विपक्षी लगातार सरकार को घेर रहे थे कि हम समिट करा रहे हैं, जनता का पैसा समिट में लगता है लेकिन लोगों को फायदा नहीं होता। एक तरफ समिट का भी मकसद यही होता है कि निवेशक आए, प्रदेश को देखें और अपना रोजगार लगाएं, अपने उद्योग शुरू करें। और दूसरी ओर अब सरकार ने इससे आगे बढ़कर एक प्लान तैयार कर लिया है। सरकार खुद विदेशों में जाएगी, निवेशकों को लेकर आएगी। विपक्षियों के मुंह पर ताला जरूर लगेगा इस सबसे। बिल्कुल देखिए गरिमा, सरकार अपनी ओर से कोशिश करती है। हर एक मुख्यमंत्री चाहता है कि उसके कार्यकाल में अच्छे से बेहतर काम हो और निश्चित ही अगर जनता खुश होगी तो कहीं ना कहीं उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम होता है, राज्य का भी नाम होता है, पार्टी का भी नाम होता है। तो सरकार तो देखिए लगातार इस ओर कवायद कर रही है कि अधिक से अधिक जो रोजगार है वो बेरोजगार युवाओं को मिल सके। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ राज्य के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। कल भी वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तो सोच यही है कि रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। हालांकि विपक्ष ने कई सारे सवाल जो हैं वो इन्वेस्टर समिट को लेकर के उठाए हैं। इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है गरिमा कि विपक्ष सवालों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। प्रश्न उठाए हैं वो कहीं ना कहीं लाजमी है, जिसमें कि उसने कहा था कि साल 2018 में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो राज्य में देखने को नहीं मिली। अगर ये इन्वेस्टमेंट आती तो राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि सरकार जरूर ये दावा करती है कि इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में जो MOUs हैं वो साइन हुए हैं, लेकिन विपक्ष इन सब चीजों को उसका ये कहना है कि जो समिट करा रही है में जो उसका जो कर्ज है, कर्ज का बोझ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक और इन्वेस्टर समिट करा करके कर्ज का बोझ है वो और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी धामी सरकार कर रही है। लेकिन धामी सरकार ने इस बात को ये सुनिश्चित कर लिया है कि वो किसी भी हाल में अपने इस कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगी और अब कार्यक्रम भी उसने जारी कर दिया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी जो मंत्रियों की ड्यूटी है उसको लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। किन किन मंत्रियों को भेजा जाएगा, क्या कुछ उसमें मुद्दे होंगे और कैसे बिल्कुल राज्य में निवेश बढ़ सके, इस पर मंथन अभी धामी सरकार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, तो देखिए धामी सरकार ने किन मंत्रियों को भेजना है इसको लेकर मंथन बताया जा रहा है शुरू कर दिया है, और क्योंकि सितंबर तक बताया जा रहा है कि भेजा जाएगा, ऐसे में काफी वक्त भी अभी है प्रशासन के पास। वो अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, अलग अलग प्रतिनिधियों को चुनकर विदेश जाने के लिए उनका नाम फाइनल हो सकता है। ऐसे में क्या लगता है कि मंत्रियों में भी कहीं ना कहीं होड़ जरूर होगी विदेश जाकर प्रदेश के लिए निवेशक लाने की। बिल्कुल गरिमा, देखिए हर एक मंत्री भी अपने ओर से चाहता है कि उसके कार्यकाल में अच्छे से अच्छा कार्य हो सके ताकि वो इन सब चीजों। अंकित अनम्यूट करें, उसके बाद बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंकित आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। गुजारिश करते हुए नजर आएंगे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। और तमाम जो मंत्री हैं वो काफी उत्साहित हैं इस रोड शो को लेकर के। अब ऐसे में अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेना पड़ेगा कि आखिर वो किस कैबिनेट मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्षमता को देखते हुए ये काम जो है वो प्रशासन करेगा, और नवंबर में बताया जा रहा है कि सिंगापुर भी जा सकते हैं मंत्री और अलग अलग विदेश में जाकर निवेशक प्रदेश के लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर अब निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए विदेश में प्रदेश के मंत्री रोड शो करेंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं, दुबई, सिंगापुर, यूरोप में रोड शो करने की तैयारी है, और जिसके बाद प्रदेश में बताया जा रहा है निवेशक आएंगे, उद्योग लगाएंगे, जिससे सीधे तौर पर फायदा प्रदेश के लोगों को होगा। हालांकि शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और बड़े स्तर पर यहां पर निवेशक जो हैं वो आ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिंगापुर और यूरोप में नवंबर में रोड शो की तैयारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और उद्योग पर्यटन के क्षेत्र में निवेशक के लिए, निवेश के लिए आमंत्रण देंगे। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, आम खबर, जहां पर डीएम कमिश्नर से लेनी होगी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को छुट्टी। ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता दें। एसई और एक्सईएन की अवकाश स्वीकृति व्यवस्था में बदलाव हो गया है। अब छुट्टी लेने के लिए आपको डीएम और कमिश्नर से छुट्टी लेनी होगी। मंडलायुक्तों की मंजूरी के बिना इंजीनियर छुट्टी पर नहीं जा सकते। अधीक्षण अभियंता की छुट्टी मंडलायुक्त स्वीकृत करेंगे। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, अधीक्षण अभियंता की छुट्टी मंडलायुक्त स्वीकृत करेंगे। फिलहाल ये अहम खबर, जहां पर एक्सईएन की छुट्टी अब जिलों के डीएम स्वीकृत करेंगे। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ईएल और सीएल छुट्टियों के लिए व्यवस्था में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने आदेश जारी कर दिया है। तो प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। डीएम कमिश्नर से अब पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को छुट्टी लेनी होगी, यानी छुट्टी लेने के लिए अब डीएम और कमिश्नर की अनुमति चाहिए होगी। और एसई और एक्सईएन में अब ये बदलाव हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ये बड़ा बदलाव सामने आया है। और अधीक्षण अभियंता की छुट्टी मंडलायुक्त स्वीकृत करेंगे। तो मंडलायुक्त स्वीकृत करेंगे छुट्टी, और अहम खबर, अधीक्षण अभियंता की छुट्टी मंडलायुक्त स्वीकृत करेंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ईएल और सीएल छुट्टियों के लिए व्यवस्था में बदलाव। और इसी खबर पर हमारे साथ में सलाहकार संपादक के बख्श सिंह साहब जुड़ चुके हैं। बख्श साहब, अब छुट्टी लेने के लिए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को डीएम और कमिश्नर के पास जाना होगा। ये बड़ा बदलाव फिलहाल किस नजरिए से आप इसे देख रहे हैं? एक्चुअली ये योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला अभी तक ये होता था। एचओडी से, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लोग परमिशन लेते, अपने से ऊपर अधिकारी से परमिशन लेकर के छुट्टी पे चले जाते थे। और जो हम विभागीय कार्य काफी सफल करते थे, जो जिसको अपने अधिकारियों को
एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पटा लेता था, उनको जल्दी छुट्टियां मिल जाती थी, तो महीनों छुट्टियों से गायब रहते थे और जिससे विकास के काम जो है बाधित होते थे। इसमें तो राज्य सरकार ने फैसला लेके अब जो प्रशासनिक अधिकारी, जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी, चाहे डीएम हो चाहे कमिश्नर हो, इनसे ही छुट्टी लेते। इसमें एक ये भी कर दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक ये जो है जिला अधिकारी इसको परमिशन देंगे छुट्टी पे। इसके ऊपर के अधिकारी चाहे इंजीनियर चीफ क्यों ना हो, वो भी अगर छुट्टी पे जाना चाहेगा तो उसको कमिश्नर की परमिशन लेनी होगी ताकि विभागीय कार्य सफलतापूर्वक चल सके। यह ऐतिहासिक फैसला है सरकार का गरिमा। बिल्कुल, लेकिन भक्त साहब क्या लगता है जो मिली भगत होती थी इन कार्यालयों में, हम देखते थे कई बार जहां पर हमें कर्मचारी अनुपस्थित मिलते थे, अब कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर रोक लग जाएगी इस फैसले के बाद? निश्चित तौर पे अब चूंकि ये तो अभी तो जो शासनादेश जारी हुआ उसमें डीएम कमिश्नर को नामित किया गया है कि ये इनसे ही छुट्टी लेके एसी स्तर के ऊपर के अधिकारी जो मतलब बाबूजी और छोटे साहब, बड़े साहब, तो ये तो डीएम इनको परमिशन दे लेंगे। बड़े साहब के ऊपर जो अधिकारी होते हैं, चाहे सुपर इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव सुपर इंजीनियर हो और चीफ इंजीनियर चीफ हो, इनको कमिश्नर की परमिशन लेना हो। अब इसे थोड़ा बहुत तो प्रतिबंध लगेगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ये पार्टी चली आ रही थी, उस पर पार्टी को प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बख्श साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अभीक्षण अभियंता की छुट्टी मंडलायुक्त अब स्वीकार करेंगे और डीएम और एसपी से अनुमति लेनी होगी। अब छुट्टी लेना आसान नहीं होगा और साथ ही जो काम सफर होता था, कई बार लोग अपने डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ होते थे उनसे ही अवकाश लेकर चले आते थे। इसमें विकास प्रभावित होता था, विकास के कार्य प्रभावित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि अब खुद डीएम और एसपी से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही आपको छुट्टी मिल सकेगी। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर अब छुट्टी आसानी से नहीं मिलेगी। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर साक्षी मर्डर केस के बाद उसके माता पिता की माली व आर्थिक स्थिति को देखते हुए जहां केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए साक्षी के परिवार को देने का आश्वासन दिया, तो वहीं बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने भी आर्थिक मदद करने की घोषणा की है और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी साहिल सरफराज की फांसी की मांग की है। तो वहीं इन सभी राजनीतिक पार्टियों का रंग देखते हुए जो सिर्फ घोषणा कर रही हैं, अभी तक परिवार की कोई मदद नहीं हुई। ऐसे में एक संस्था जिसका नाम वर्ल्ड पीस हार्मनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकील सैफी और भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजा जाटव ने आगे बढ़कर साक्षी के माता पिता की हालत को देखते हुए 1 लाख रुपए की राशि देकर परिवार की आर्थिक मदद की है और परिवार के सदस्यों को यह आश्वासन दिया है कि अगर भविष्य में उन्हें किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हुई तो वर्ल्ड पीस हार्मनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकील सैफी और सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजा जाटव परिवार के साथ खड़े हैं। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से, आज होगी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की बैठक। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज बैठक होने की बात सामने आई है और बताया जा रहा है कि आज संघ की बैठक होगी। प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के आदेश शासन से जारी हों, ये अहम खबर आपको हम बता दें। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज बैठक, राजगढ़ भोपाल के लोग बैठक में शामिल होंगे और ये बड़ी बैठक बुलाई जा रही है और कई अहम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी ये बड़ी बैठक बुलाई गई है।
और राजगढ़ भोपाल के लोग बैठक में शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गढ़ भोपाल के लोग बैठक में होंगे शामिल। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। और सुधीर मालविया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की बैठक होनी है, क्या जानकारी है इस बैठक से जुड़ी आपके पास? सुधीर, आप तक आवाज पहुंच रही है? माफ कीजिएगा, सुनील मालविया हमारे साथ में जुड़े हैं। सुनील, आज कर्मचारियों की ये बैठक हो रही है, क्या जानकारी आपके पास अधिक? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में हाल ही 3 से 4 महीने में चुनाव होना है। चुनाव होने की स्थिति में चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी कर्मचारी संगठन हो, सारे कर्मचारी संगठन अपनी मांगे मनवाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। और आज उसी को लेकर मध्य प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी संघ के जो लोग हैं, वो आज एक मंच के नीचे एक जो उनका बहाली मंच का एक उद्देश्य है, उसको उसके मंच के नीचे आज प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर आंदोलन करेंगे और सरकार को बताएंगे। कई जिलों से ये लोग रायसेन, उज्जैन, भोपाल संभाग, तमाम मतलब जो संभाग है, जो मध्य प्रदेश के तमाम संभागों से लोग यहाँ पर आज एकत्रित होंगे। एकत्रित होकर अपनी मांगे रखेंगे। मांगे रखने के बाद ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती है, पुरानी पेंशन, सारी चीजें जो उनकी मांग है, बहुत सारी 11 सूत्री उनकी मांगे, 11 सूत्री मांगों को लेकर तमाम जो राज्य संगठन, जो शासकीय राज्य संगठन है, वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रदर्शन की बात सामने आई है। और कितने बजे तक ये बैठक शुरू हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, बात की जाए तो 1 बजे लोग सब यहाँ मिलकर बैठक करेंगे। 1 बजे के बाद बैठक करेंगे। उसके बाद सभी तमाम संगठन इकट्ठा होकर प्रदर्शन, चाहे वो चिनार पार्क हो या कहीं भी, अभी जो प्रदर्शन करने के लोगों को परमिशन मिली नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं जो भोपाल का दशहरा मैदान है या अपना चिनार पार्क, यहाँ पर ये लोग बैठकर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि बात की जाए, चुनावी माहौल है, चुनावी समर मध्य प्रदेश में लगभग 3 से 4 महीने बचे हुए हैं चुनाव को। तो ऐसे में कई संगठन अपनी जो मांग है मनवाने के लिए लगातार ही प्रयास कर रहे हैं। आए दिन किसी न किसी दल की बैठक होती रहती है और बैठक के बाद प्रदर्शन भी होता है। तो अब देखा जाए तो सब राजनीतिक समीकरण और ये सारी चीजें हैं, तो देखते हुए लोग अपनी अपनी मांगे मनवाने के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है और अहम बैठक आज बुलाई गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।